यह है ऑर्चिड फार्मा का स्टॉक जो हर दिन 5% का अपर सर्किट लगा रहा है। 3 नवंबर को इसकी लिस्टिंग हुई फिर से स्टॉक मार्केट में। पहले भी ये लिस्टेड था शेयर और उसके बाद में लगातार ये 18 रुपए से आज 1500 रुपए पहुंच चुका है। अब जान लेते हैं ऐसा क्या हुआ ऑर्चिड फार्मा में। क्या ऑर्चिड फार्मा में पहले ट्रेडिंग होती थी और जो पुराने इन्वेस्टर इसमें फंसे हुए हैं उनके साथ क्या हुआ, कितने शेयर उनको ऑर्चिड फार्मा के मिले, क्या आपको ऑर्चिड फार्मा का स्टॉक लेना चाहिए। लगभग 3.5 महीने बीत चुके हैं और इसने लगातार एक अपर सर्किट ही लगाया है। हर दिन 5% का अपर सर्किट लगाया है। लगभग 8,300% रिटर्न ये दे चुका है अभी तक शेयर। तो ये सारी डिटेल हम जानेंगे ऑर्चिड फार्मा के बारे में इस वीडियो में। यह है ऑर्चिड फार्मा का चार्ट और यहाँ पे देख सकते हैं एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है। ये एक्चुअली है क्या, तो ये जो चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं, मैं ये लाइन को लेके आया हूं। आप नीचे में नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये डेट देख लेते हैं। तो ये नीचे में आप देख सकते हैं डेट दी हुई है ब्लैक कलर में जो दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं नीचे पूरा पॉइंटर लेके जा नहीं सकता। यहाँ पे देख सकते हैं 24 जुलाई 2019 की डेट दी हुई है। उसके बाद में मैं जैसे ही एक बिट आगे बढ़ता हूँ, एक कदम आगे बढ़ाता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है 3 नवंबर 2020। तो लगभग 1.5 साल से ये कंपनी ट्रेड नहीं हो रही थी एनएससी पे या बीएससी पे, किसी में भी ये ट्रेड नहीं हो रही थी। इसका मेन कारण था कि इसके प्रमोटरों ने इसे डिफॉल्ट घोषित कर दिया था। इसने बैंक के लोन नहीं चुकाए थे और बैंक का डिफॉल्ट किया था। ये एक डेप्ट लेडन कंपनी थी जो रिजर्व बैंक की नजर में चढ़ी और 28 बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो डिफॉल्टर थे उनमें से ये कंपनी एक थी और इनको इंसॉल्वेंसी के लिए रिफर कर दिया गया था अगस्त 2017 में। इस फर्म का टोटल लोन था 3200 करोड़ रुपए जो 24 बैंकों से इन्होंने लिए थे। अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने एक कानून निकाला है जिसके तहत करंट अकाउंट एक ही हो सकता है और एक ही बैंक में होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि आपने एसबीआई में खोल लिया, एक एचडीएफसी में खोल लिया, एक यस बैंक में खोल लिया। इस तरह से करके पहले कंपनियां बहुत घोटाला करती थी। एक जगह खोल के दूसरे जगह में शिफ्ट हो जाती थी, दूसरे जगह से तीसरे जगह में शिफ्ट हो जाती थी और उनके 4-4, 5-5 करंट अकाउंट होते थे। और यहाँ से आप रेफर कर सकते हैं 24 बैंक से इन्होंने लोन लिया हुआ था। ऑर्चिड फार्मा मुझे याद है कभी ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ट्रेड होती थी और काफी अच्छी नामी कंपनी माना जाता था ऑर्चिड फार्मा को। इसके बाद एनसीएलटी में ये कंपनी गई थी और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ये घोषणा की थी कि इसे डिसॉल्व करके इसका धनुका को स्टेक दे दिया गया था। 98% स्टेक धनुका को दे दिया गया था। ये सारी डिटेल आपको अगर देखनी है तो आप जा सकते हैं इसकी वेबसाइट पे, ऑर्चिड फार्मा की वेबसाइट पे। ये ऑर्चिड फार्मा की वेबसाइट है, इसके बारे में इसकी डिटेल दी हुई है। ये बेसिकली एपीआई में काम करती है, ये मेडिसिन बनाती है और मेडिसिन को सप्लाई करती है। आप इसके अंदर इन्वेस्टर्स में जाके एनुअल रिपोर्ट में जा सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। एनुअल रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि इस एनुअल मीटिंग में क्या क्या हुआ था और क्या इसकी हिस्ट्री रही है और किस तरह से ये काम कर रही है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आपको मिल जाएगी। ये ऑर्चिड फार्मा की वेबसाइट है जहाँ पे मैंने पूरा डेटा उठाया है। यह है 234 पेज की डिटेल जहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल आपको इसके बारे में मिल जाएगी। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बातें कही गई है मैं सिर्फ उसी पे आता हूँ। यहाँ पे इक्विटी की हिस्ट्री रही है, किस तरह से कंपनी लिस्ट हुई, किस टाइम पे लिस्ट हुई, पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मैं सिर्फ स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको बताते हुए चलता हूँ। ये कंपनी आप देख सकते हैं 1993 में पब्लिक इशू लेके आई थी और उसके बाद में इसके शेयर लगभग 60 लाख शेयर इसके हो गए थे एनएससी और बीएससी में। आप नीचे आते हैं, वैसे देख सकते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है, कितने कितने शेयर बढ़ते जा रहे हैं वो सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। 9 अक्टूबर 15 के बाद में ये कंपनी थम सी जाती है और उसके बाद में यहाँ सीधा 30 मार्च 2020 की डिटेल दी हुई है। तो कंपनी के जो टोटल शेयर थे वो 8 करोड़ 90 लाख के आसपास थे और ये 8 करोड़ 90 लाख शेयर रिड्यूस होके हो गए 4 लाख 8 हजार शेयर। ये एनसीएलटी का जो रिजोल्यूशन आया उसके बाद में ये फैसला लिया गया था। 8 करोड़ शेयर थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया था मात्र 4 लाख शेयर में। इसका मतलब सिंपल सा ये है, अगर आपने इसके 218 शेयर पहले खरीद के रखे हुए थे तो आपका ये कन्वर्ट हो जाता है एक शेयर के अंदर में रहेंगे। मान लीजिए आपके पास इसके 400 शेयर थे तो भी आपको सिर्फ एक ही शेयर मिलेगा इस रिजोल्यूशन के पास होने के बाद में। सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन बहुत ही नाइंसाफी हुई थी इन्वेस्टर के साथ में। कंपनी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। कमेंट बॉक्स में आप डाल के बता सकते हैं जिनके पास भी ये शेयर पहले से पड़े हुए थे उनको कितने शेयर मिले हैं वो जरूर लिख के बताइए। आपका दुख दर्द हो सकता है दूसरों के लिए एक सहारा बन जाए। इसके बाद में जो एनसीएलटी में फैसला हुआ उसमें यह फैसला हुआ कि 98% जो स्टेक है इस कंपनी का वो दे दिया जाएगा धनुका लैब को। जिस तरह से रुचि सोया को बाबा रामदेव ने खरीदा था, सेम टू सेम प्रोसीजर इसमें भी हुआ था और 98% स्टेक अलॉट कर दिया गया है धनुका लैब को। यह एनएससी की वेबसाइट और यहाँ ट्रेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इसमें आप देख सकते हैं यह है टोटल मार्केट कैप और यह है फ्री फ्लोट मार्केट कैप। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो फ्री फ्लोट है वो ट्रेड हो सकते हैं, वो क्वांटिटी यहाँ पे दी हुई है। टोटल मार्केट कैप है उसके अंदर में लॉक इन जो शेयर होते हैं वो भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं। इसमें 98% जो धनुका को अलॉट किया गया है वो भी शेयर इंक्लूड है। और ये जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख रहे हैं इसे अगर इससे डिवाइड कर दिया जाए तो ये 1% अमाउंट आता है।
तो मात्र 1% ही टोटल शेयर के क्वांटिटी के मार्केट में अवेलेबल है, इससे ज्यादा शेयर अवेलेबल नहीं है। इस वेबसाइट पे पूरी की पूरी फंडामेंटल एनालिसिस आप कर सकते हैं। किसी भी कंपनी की आपको अगर फंडामेंटल एनालिसिस करनी है तो आप इस वेबसाइट पे देखकर पूरे अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हैं। लगभग 12 साल का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, मार्च 2008 से लेकर मार्च 2020 तक इसमें पूरा डेटा फीड किया हुआ है। तो यहाँ पे मार्च 2008 से पूरा डेटा मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बोरोइंग में कमी दिखाई जा रही है और कई लोग इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस पे चर्चा कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या हुआ है, एनसीएलटी ने क्या किया है, एनसीएलटी के रिजोल्यूशन के बाद में ये काम हुआ है। इस कारण से बैंकों को काफ़ी अच्छा लॉस हुआ है, बैंकों को इसका भुगतान करना पड़ा है, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स को भी काफ़ी अच्छा नुकसान हुआ है। जो 218 शेयर लेके बैठे हुए थे उनसे उन्हें सिर्फ एक शेयर मिला है इस कंपनी का। तो शेयर होल्डर्स जिन्होंने भी इस शेयर को होल्ड करके रखा था उन्हें काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। और जिनके पास समझ लेते हैं 200 शेयर थे, उनके तो क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, उन्हें एक भी शेयर इस कंपनी के नहीं मिलेंगे और उन्हें दिखाई भी नहीं देगा। पूरी की पूरी होल्डिंग जो है वो धनुका लैब के हाथ में आ चुकी है, पूरी कमान धनुका लैब के हाथ में है। अभी यहाँ पे प्रमोटर पहले दूसरे थे और उनकी आप होल्डिंग देख सकते हैं एकदम डिक्रीज हो गई और इनको जीरो कर दिया गया। इनके पास जो पुराने प्रमोटर थे उनके पास अभी कोई भी शेयर नहीं है, बहुत कम शेयर बचे हैं। पूरी की पूरी होल्डिंग दे दी गई है धनुका लैब को, 98% होल्डिंग दे दी गई है धनुका लैब को। अब मैंने इसको क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है, किस तरह से किसके पास कितनी होल्डिंग थी। 2018 से मार्च से दी हुई है, यहाँ पे हर क्वार्टर की होल्डिंग दी हुई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 22% के आसपास ऑर्किड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड इसमें होल्ड करता था ऑर्चिड फार्मा में, जिसकी होल्डिंग बिल्कुल जीरो हो चुकी है, शून्य हो चुकी है। एनसीएलटी के रिजोल्यूशन के बाद में अब पूरा 98% शेयर ट्रांसफर हो चुका है धनुका लैब के हाथ में। तो इसका जो मालिक असली मालिक है वो मालिकाना हक इसके पास धनुका लैब के हाथ में जा चुका है, यही इसका पूरा करता धरता है। और इसमें भी आप नोटिस कर सकते हैं अभी जो फ्री फ्लोट है वो सिर्फ 1% है, बाकी शायद लॉक्ड होंगे, शेयर में शायद ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे होंगे बाकी लोग। तो 1% शेयर ही मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं और इन्हीं 1% शेयर में ही जो ट्रेडिंग होती है उसी में ये प्राइस डिसाइड हो रहा है। इस कंपनी में आपको पुराने रिजल्ट देखने से कोई फायदा नहीं होगा, ये सब देखना बेकार है, क्योंकि ये कंपनी इंसॉल्व हो गई थी। ये तो पहले ही अपने आप को डिफॉल्ट घोषित कर चुकी थी। जो कंडीशन इस ऑर्चिड फार्मा की है वैसी ही कंडीशन अभी कुछ फ्यूचर रिटेल के साथ में भी हो रही है। तो फ्यूचर रिटेल की कोई अभी खास हालत नहीं है, एकदम हालत बहुत ही खस्ता है, जिसमें मुकेश अंबानी अभी सिर्फ ट्राई कर रहे हैं कि उनको इसके पर कब्जा मिल जाए, लेकिन अमेजोन बिल्कुल विरोध कर रही है इसका। अमेजोन और रिलायंस के बीच में फ्यूचर रिटेल एकदम पिस के रह गया है। इसके लगभग 1600 स्टोर मौजूद हैं पूरी इंडिया में। तो ये भी कुछ उसी कगार पे जा रही है जिस कगार पे ऑर्चिड फार्मा चल चुकी है। अगर फ्यूचर में ऐसी कंडीशन आती है कि ये अपने लोन्स को नहीं पे कर पाती है तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, इसमें भी इंसॉल्वेंसी फाइल की जा सकती है। और उसके बाद में अगर आपके पास इसके शायद 1000 शेयर या 100 शेयर या 200 शेयर होंगे तो वो भी शायद एक शेयर में कन्वर्ट हो जाए, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। ऐसा पहले रुचि सोया में हो चुका है। अगर रुचि सोया में आपके पास काफ़ी अच्छे शेयर थे तो वो भी रिड्यूस होकर इसी तरह से हुआ था। एनसीएलटी के द्वारा बाबा रामदेव के हाथ में इस कंपनी को सौंप दिया गया था। ऑर्चिड फार्मा के केस में भी आप देख सकते हैं इसे धनुका लैब को सौंप दिया गया है। और ये भी सही है कि धनुका लैब ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी के ऊपर में, और रुचि में बाबा रामदेव ने भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। यह है ऑर्चिड फार्मा का चार्ट और देख सकते हैं एक तरफा इसमें चाल आई है अप साइड की। हर दिन इसने अपर सर्किट लगाया है, किसी भी दिन इसने लोअर सर्किट नहीं लगाया है। तो अभी जान लेते हैं क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आपका बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा है कि नहीं ये तो हर दिन बढ़ना ही है, इसमें तो हर दिन तेजी आ ही रही है, तो आपको एक ही शेयर में इन्वेस्ट करना है अगर आपकी कैपिटल 1.5 लाख है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको सिर्फ 1% अपनी कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करनी है और ये मान के चलना है कि ये कैपिटल खत्म होने वाली है या ये कैपिटल कभी भी खत्म हो सकती है। ये सोच के आप इसे खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, बाकी मेरी इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है अभी। इस तरह के शेयर इसी तरह से ऊपर भी बहुत अच्छे अप सर्किट लगाते हैं और जब नीचे आने की बारी होती है ना तब भी ये बहुत रुलाते हैं लोगों को। सेम टू सेम एक केस देख सकते हैं मजेस्को के साथ में। मजेस्को 12 रुपए से 120 रुपए 122 रुपए के आसपास चला गया और उसके बाद में अभी इसने लोअर सर्किट लगाना शुरू किया है मजेस्को ने, तो इसने भी काफी लोअर सर्किट लगा दिए हैं। तो इस तरह के अपर सर्किट और लोअर सर्किट वाले स्टॉक में ये वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो बड़े सावधानी के साथ आप इसमें काम करें। मैं समझता हूं मैंने पूरा का पूरा डिटेल आप लोगों को बता दिया है ऑर्चिड फार्मा के बारे में। ऑर्चिड फार्मा पहले फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड होती थी और काफी अच्छी कंपनी मानी जाती थी एक समय। तो किसी भी कंपनी के बारे में जानना है तो उसकी डिटेल आप खुद से चेक करेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे फ्यूचर रिटेल का स्टॉक आप लेना चाहते हैं तो आप एक बार बिग बाजार जाके देखें, पहले भी आप बिग बाजार गए होंगे और अभी भी जाके देखें क्या उनके पास सफिशिएंट मटेरियल है कि नहीं। आप अभी अगर बिग बाजार जाएंगे तो आप देखेंगे उनके स्टोर्स लगभग खाली रहते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपका ऑब्जर्वेशन कुछ और भी हो सकता है, आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।